तो हम लोग DSSB PRT की कक्षाओं को जारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचर्स एज रिफ्लेक्टिव लीडर्स। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कौन सी गिब्स की जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है या जो टीचर के अंदर रिफ्लेक्टिव गुण होता है उसके ऊपर जो जॉन डुई हैं उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि वैन मैनन ने कौन कौन से लेवल दिए हैं। ठीक है, वैन मैनन ने कौन कौन से लेवल दिए हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के। और जो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो हम देखेंगे डोनाल्ड सॉन का मॉडल या डोनाल्ड सॉन ने कौन कौन से लेवल दिए हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं वो ज़्यादातर आर्टिकल्स पे हैं, है ना। जो पिछले 2 वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। DSSB के एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिव लीडर्स है ना, तो इसमें लीडर्स और टीचर्स को छोड़ दीजिए, पहले रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है। ठीक है, ये क्या है, कोई मिरर है। हमें पता है जब कोई किरण क्या होती है, इंसिडेंट होती है, यानी कि मिरर पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। यही सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट आपको देखना है क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम में क्या होता है, ये मान लीजिए ये टीचर है। ठीक है, ये क्या है, टीचर है और इसने बच्चे को क्या किया, कोई नॉलेज दी। ठीक है, बच्चे को क्या किया, कोई नॉलेज दी और वो नॉलेज फिर मान लीजिए बच्चों का असेसमेंट किया तो वो नॉलेज जो इसने दी वो रिफ्लेक्ट होकर टीचर के पास आई। ठीक है, कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक, तो ये बच्चों ने कितना सीखा और वो टीचर क्या बेटर कर सकता था, वो अपने टीचिंग मेथड को कैसे बदल सकता था या और क्या ऐसी चीज़ें कर सकता था कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये अच्छे से अच्छा प्राप्त हो, यानी कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सीखें। तो ये जो खुद को मनन करने का, जो टीचर खुद के बारे में सोचेगा कि कैसे पढ़ाया जाए कि ये अच्छा हो जाए, उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, यानी कि मनन क्या है। मनन जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि आपने जो पढ़ाया है, ठीक है, उसको आप कैसे बेटर कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्लास ली, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे थे, इन बच्चों को आपने पढ़ाया और इन बच्चों को पढ़ाने के बाद आप जब क्लासरूम से निकल रहे हैं उस समय आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ फीलिंग आती है कि ये क्लास मैंने अच्छी पढ़ाई या यहाँ पर ये कमी रह गई। तो ये जो आप अपने ऊपर मनन कर रहे हैं, अपने मेथड्स के ऊपर मनन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है ना। जो भी टीचर है वो जब भी कहीं भी क्लास लेता है उसके दिमाग में क्लास लेने के बाद ये हर रोज़ आता है कि वो और क्या बेटर कर सकता था। ठीक है, तो इसको आप किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर एग्जांपल देके समझाया। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है, अप्लाइड टू द थिंकिंग। एक प्रकार की क्या है, थिंकिंग है, एक प्रकार का चिंतन है जो आपने किया है, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है वो क्या होती है, बहुत वाइड होती है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, अब उस टॉपिक को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के हज़ारों तरीके होते हैं, हज़ारों तरीक़ों से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है बहुत वाइड होती है ना, उसको बहुत तरीक़ों से सोचा जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम से निकले और आपके दिमाग में ऐसे क्लिक हुआ कि अच्छा ये वाला ऐसा नहीं है, ऐसे करना चाहिए, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, वो नहीं है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होगी कि जब आपने जो पढ़ाया है उसके ऊपर आप इंटेंशनली सोचें कि इसको कैसे बेटर कर सकते थे, इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता था, क्या टीचिंग मेथड चेंज किए जा सकते थे, क्या हम टेक्निकल चीज़ें चेंज कर सकते थे कि अगर ये नॉर्मल बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड होता तो हम बेहतर समझा सकते थे, या क्या और हम कोई वीडियो क्लिप लाके या कोई प्रैक्टिकल करा के बच्चों को दिखा देते जिससे वो ज़्यादा समझ आते। ठीक, तो ये चीज़ें जब आप सोचते हैं, इंटेंशनली सोचते हैं कि कैसे बेटर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है,
अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? ये रिकॉल, आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि आपने क्लास में क्या क्या किया, फिर उस एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कमी रह गई, कौन कौन से पार्ट में मुझे जब अगली बार पढ़ाने जाना है तो उस पर काम करके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करते हैं। अब जब ये चीज़ें आप करते हैं तो उससे क्या होता है, डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी और बच्चों की दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ाने जाएंगे तो उससे बेहतर पढ़ाएंगे तो बच्चा उससे बेहतर समझेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचर्स कौन से होते हैं, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होती हैं और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है एक क्रूशियल एस्पेक्ट है टीचिंग का। ठीक है, एक क्रूशियल एस्पेक्ट है, यानी कि अगर किसी टीचर को अपने ऊपर काम करना है, खुद को ग्रो करना है, एक बेहतर टीचर बनाना है, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बेसिक नेसेसिटी है ना। टीचिंग की फील्ड में क्या है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, यानी कि ये तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा किसकी तरह, एक अध्यापक की तरह, कि एक टीचर बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, क्या उसके हाव भाव हैं, कैसे वो चीज़ों को यूज कर रहा है। तो ये जब सब आप सोचना शुरू करेंगे तब आपके अंदर ये रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और क्या है कि बी अवेयर ऑफ योर प्रैक्टिसेस, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लास में गए, आपने पढ़ाया और चले आए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा टीचिंग मेथड प्रयोग कर रहे हैं, आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर जो प्रैक्टिस आप यूज कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसके कौन से पार्ट में दिक्कत है, कौन सा टीचिंग मेथड इसके लिए सही नहीं है, कौन सा टीचिंग मेथड इसके लिए सही है। बहुत सी ऐसी थ्योरीज होती हैं जो मतलब आप उनका प्रैक्टिकल कराकर ही बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो थ्योरी क्लास टाइप अगर आप ले लेंगे तब भी बच्चों को समझ आ जाएंगी। तो हर एक टॉपिक के लिए हर एक टीचिंग मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी टीचिंग मेथड बता रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर जो भी आपको टीचिंग एक्सपीरियंस मिला उसको आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे अपने फ्यूचर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में, कि जब अगली बार आप पढ़ाने जाएं तो आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टिव साइकिल। ठीक है, कि ये जो प्रैक्टिस है इसको एक बेहतर तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, एक फिक्स पार्ट में अगर एक सीरियल से देखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे, है ना, कि पहले हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। और ये इस साइकिल को सबसे पहले जो डेवलप किया उनका नाम है ग्राहम गिब्स। ठीक है, किसने किया, ग्राहम गिब्स ने किया, 1988 में किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्सपीरियंस, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। क्या, कि जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ, जो भी आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, आपने बच्चों को पढ़ाया, आप क्लासरूम से बाहर निकले, अब आप उन चीज़ों को लिखें, है ना, जो भी आपने अनुभव किया है वहाँ पर पढ़ाते हुए। कि मान लीजिए उस समय, जैसे मान लीजिए मैं पहली बार पढ़ाने गया तो उस समय मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन थी या बहुत ज़्यादा फियर था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। ठीक, तो इन चीज़ों को आप क्या करें, डिस्क्राइब करें एक डायरी पे या किसी पेज पे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ये साइकिल का पहला पार्ट है। ठीक है, दूसरा फीलिंग्स, है ना, फीलिंग्स क्या है आपकी, कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप ज़्यादा फियर में थे, क्या आप ज़्यादा एक्साइटेड थे, या किसी टॉपिक को लेकर आप ज़्यादा नर्वस थे कि इस चीज़ को कैसे समझाया जा सके, इन चीज़ों को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या थी। ठीक, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और दूसरे नंबर पे फीलिंग। तीसरे नंबर पे क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने जो क्लास ली है, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करेंगे आप कि वो क्या है, गुड है कि बैड है, यानी कि क्लास जो ली आपने वो क्या थी, अच्छी थी या बुरी थी। अगर क्लास बुरी थी, अगर आप ये मानते हैं कि सब कुछ बेस्ट था, तो इसका मतलब आप एक प्रैक्टिशनर नहीं है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई
आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कोई भी चीज़ आइडियल हो ही नहीं सकती। एक चीज़ को बताने के उससे बेहतर तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तो उस कमी को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारा क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो भी हमारा टीचिंग था, है ना, उसको हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखते हैं और देखते हैं कि कौन से पार्ट में कमी रह गई, कौन से पार्ट को हम अगली बार इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन। दूसरा फीलिंग्स क्या थी। तीसरा आप इवेल्युएट करेंगे। चौथा क्या है, एनालिसिस। और जब एनालिसिस कर लेंगे तो आप क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि अच्छा इस पार्ट पे हमें काम करना है आगे, ठीक है। और इस कंक्लूजन में मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आई कि एक ये पार्ट हो गया, इस पे काम करना है, एक ये हो गया, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। फिर उस सब के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, ठीक। तो ये एक पूरी साइकिल है जो किसने दी है, गिब्स ने दी है। और इस साइकिल को अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतर से बेहतर टीचर बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। इसी साइकिल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप करते हैं डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या हुआ, है ना, जो हमने क्लास ली उसमें क्या हुआ। फिर फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग। जब आप क्लास ले रहे थे उस समय आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स थी, उसकी बात होती है सेकंड पे, ठीक है। थर्ड पे आप इवेल्युएट करते हैं कि आपने जो पढ़ाया है वो गुड था या बैड था, ठीक है। तो गुड था या बैड था किसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। फिर हम चौथे पॉइंट पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ दिस सिचुएशन। यानी कि हर एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्टों में तोड़कर उसको देखना कि कहाँ पर अच्छा हुआ है, कहाँ पर बुरा हुआ है। और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 5वें नंबर पे कंक्लूजन निकालेंगे। ये कौन था, चौथा पार्ट था। और जब कंक्लूजन निकालेंगे, उन कंक्लूजन्स को देखते हुए आप अपना अगला नेक्स्ट जो एक्शन प्लान बनाएंगे वो पहले वाले से बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल आपको याद रखनी है। तो ऐसे DFEACA, है ना, ये पूरी साइकिल है। डी से सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, एफ से फीलिंग, ई से इवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड न्यू एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये साइकिल आपको ध्यान रखनी है। तो गिब्स ने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर दिया किसको, एक्सपीरियंस लर्निंग को, है ना, कि कैसे एक्सपीरियंस लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया कि इन प्रोसेस से अगर आप गुजरेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा बेटर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो है कि डुइस पर्सपेक्टिव, जो जॉन डुई हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या कहता है। इन्होंने ज़्यादातर बात की है कि अगर आप एक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसकी बात कौन करता है, जॉन डुई करते हैं। तो देखिए ये टर्म में मान लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो गिब्स की साइकिल है, लेकिन ये जो प्रैक्टिशनर, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है या जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, इस टर्म को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया था, तो वो थे तुम्हारे जॉन डुई। जॉन डुई का कहना था कि ये एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। क्या है, ये एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें सिस्टमैटिक, यानी कि अगर आपको ये साइकिल, जैसे गिब्स ने जो साइकिल दी, ठीक है, तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका है, यानी कि इन स्टेप्स से होकर आपको जाना है, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। और क्या है, ये एक राइगोरस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें चेंज कर दिए, मान लीजिए आपने एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, या आपने एक स्टेप फॉलो किया दूसरा स्टेप फॉलो नहीं किया, तो ऐसे आप बेटर टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए इसको फॉलो करने के लिए, कि वो व्यक्ति हर रोज़ डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिस करे, तभी जाकर वो एक बेटर टीचर बन सकता है। ये एक व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। और क्या कह रहा है कि प्री रिक्विजिट एटीट्यूड, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति पहले से होनी चाहिए। जैसे बहुत से टीचर होते हैं, क्लास लेते हैं, कहते हैं चलो हो गया काम खत्म, अगली बार अगली क्लास लेंगे, है ना, तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए आपका मन होना चाहिए पहले से, आपका एटीट्यूड होना चाहिए पहले से कि हाँ मुझे ये काम करना है और एक बेटर टीचर बनना है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, रेशनल माइंडनेस, ठीक है।
जो व्यक्ति है उसका जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब है कि वो लॉजिकल चीज़ों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया वही सही है, बाकी कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं पता, है ना। तो ऐसा रिजिड माइंड वाला व्यक्ति कभी भी एक प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। ठीक, तो माइंड कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, रेशनल होना चाहिए, और व्यक्ति क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज़ को करने का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ हैं जो किसने बताई हैं, जॉन डुई ने बताई हैं। फिर अब ये सारी चीज़ें जब होंगी तो व्यक्ति क्या करेगा, एक्टिवली सर्च करेगा, किसके लिए, ट्रुथ के लिए, यानी कि किस चीज़ को कितने बेहतर से बताया जा सके, इस चीज़ में और क्या क्या पहलू निकल के आ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति क्या करेगा, रिसर्च करेगा या सर्च करेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा जॉन डुई, जो कि किससे लगभग संबंधित है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। अगला जो हमारा है वो है वैन मैनन का लेवल। ठीक है, वैन मैनन के लेवल्स देख लेते हैं, क्या क्या लेवल्स इन्होंने दिए। तो वैन मैनन के लेवल्स में 3 हैं। कितने लेवल्स दिए इन्होंने, 3 लेवल्स दिए। पहला है टेक्निकल लेवल। ठीक है, पहला कौन सा है, टेक्निकल लेवल। टेक्निकल लेवल में आता है कि आप कौन सा टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, है ना। जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, प्रोजेक्ट मेथड यूज करें, ठीक है, या पहले प्रैक्टिकल करा दे, प्रैक्टिकल मेथड यूज करें, या हम थ्योरी क्लासेस ही ले लें। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें करें, या इस टॉपिक के लिए मान लो हमें डिजिटल बोर्ड चाहिए या लैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम टेक्निकल चीज़ों को, टेक्निकल स्ट्रेटजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी भी टॉपिक को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये इनका पहला लेवल हुआ। अब जब हमने वो चीज़ कर दी, हमने किसी एक पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रेटजी को पकड़ के बच्चों को लेक्चर पढ़ा दिया या टॉपिक पढ़ा दिया, तब क्या होगा कि प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए हमने क्या किया, इधर से ऐसे ये नॉलेज की रे बच्चों की तरफ भेज दी। अब क्या होगा, इधर से आएगा रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करके, है ना, टेस्ट लेके या कुछ बच्चों से सवाल पूछ के। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं वो कितने कंप्लीट हुए, क्या बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया, क्या बच्चे उस टॉपिक के बारे में जान पा रहे हैं, क्या उनको रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं किसको, लर्निंग गोल्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, थर्ड पॉइंट कौन सा है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में क्या है, वर्थ ऑफ लर्निंग गोल्स, कि बच्चों ने जो सीखा है, बच्चों को जो हमने सिखाया है उसका रियल लाइफ में क्या वर्थ है, क्या वो अपने जीवन में आगे जाकर उन चीज़ों से कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल इन्होंने दिए, पहला टेक्निकल लेवल, दूसरा प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन और तीसरा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो TPC आपको ऐसे याद रखना है, टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो हैं ये किसने दिया है, मेनन भाई साहब ने दिए हैं, वैन मेनन ने दिए हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आता है वो है डोनाल्ड सॉन के लेवल्स हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बात की है कि जब हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, है ना, सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब आप इसको लेक्चर के दौरान भी कर रहे हैं, लेक्चर के बाद भी कर रहे हैं, और जब सब लेक्चर ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद भी उस पर सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो एक प्रैक्टिस है इसको इन्होंने नाम दिया रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ठीक है, सॉन ने, ठीक है, सॉन ने कहा रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। ठीक है, 3 चीज़ों की बात की। इनका मतलब है जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जब आप किसी एक्शन में हैं, उस समय आपके अंदर क्या क्या मनन चल रहा है, क्या थिंकिंग चल रही है, वो क्या बताता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है थिंकिंग आफ्टर डूइंग। जब आप कोई चीज़ कर चुके हैं
उसके बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या बात करता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की। इसके बाद रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, यानी कि जब इन और ऑन दोनों मिल जाते हैं तब आता है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, यानी कि उसमें आप बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें बेटर हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं, और इसके लिए कौन कौन से जो फैक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अकाउंटेबल हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं, इन, ऑन और फार की। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, ये किसके हैं, शॉन के चरण हैं। ठीक है, अब एक जैसे जब स्कूल में जाते हैं आप, तो एक टीचर जो होता है वो एक डायरी टाइप बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, वो किसकी डायरी होती है, रिफ्लेक्टिव जर्नल की डायरी होती है। इसमें क्या लिखता है कि जो टीचर ने पढ़ाया उसमें उस तरीके में क्या कमियां रह गई, कौन से नए तरीके इस्तेमाल कर सकता था वो, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, कौन कौन सी चीज़ों को वो सुधार सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो एकदम सीरियल से डेली लिखता रहता है अपनी इस डायरी में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्वर्सेशन विद वन सेल्फ। अगर आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग करना है तो आपको स्वयं से बातचीत करनी आनी चाहिए कि हाँ मैंने, जैसे मैं आपको ये वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने के बाद मैं खुद के बारे में सोचूं, पता नहीं यार कैसा पढ़ाया होगा, अच्छा इस चीज़ को अगर इस तरीके से बताता तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है ना। अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर मैं अपना फेस दिखा के थोड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड होता, वहाँ पे पढ़ाता तो बच्चे ज़्यादा समझ पाते। ठीक, तो ये चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं से बातचीत कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ आनी चाहिए। फिर है रिफ्लेक्ट स्कूल एक्सपीरियंस, कि आपने स्कूल में जो एक्सपीरियंस लिया पढ़ाते हुए कि बच्चों ने ऐसा बोला या बच्चों को इतना समझ में आया, ये जो एक्सपीरियंस हुआ इसको आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने मन में चिंतन करेंगे इसका। फिर हाईलाइट करेंगे आप क्रिटिकल इशू, है ना, जो भी आपको मुद्दे मिले कि अच्छा ये चीज़ें जो थी ख़राब थी, इन पे मुझे काम करना है, तो उनको आप क्या करेंगे, अपनी डायरी में हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फिर अपनी स्ट्रेंथ लिखेंगे, वीकनेसेस लिखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, क्या क्या वीकनेसेस हैं। आप रिएक्शंस देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यानी कि आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है, खुद के बारे में जानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप रिकॉर्ड करेंगे कि अब जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि क्या बेटर कर सकते थे, तो आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे कि अच्छा अगली बार ऐसे करेंगे, है ना। तो ये जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, न्यू इंसाइट्स मिल रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, देयर इज़ नो सिंगल वे, किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका नहीं होता है, इसलिए आपको अलग अलग तरीक़ों के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा और आपको हमेशा क्या, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, चाहे KVS का एग्ज़ाम दें आप, चाहे DSSB का एग्ज़ाम दें, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।